हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है और मैं विजयलक्ष्मी राठौड़ कक्षा 12th गद्य खंड में आज आपको भक्ति का भाग तीसरा पढ़ाने वाली हूँ। मैं अपनी पहली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ बच्चों, संस्मरणात्मक रेखा चित्र किसे कहते हैं और लेखिका महादेवी वर्मा ने इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र में किसका वर्णन किया है। बच्चों आपने पहला वीडियो देखा, आपने दूसरा वीडियो देखा और दूसरे वीडियो में हम पहुंच चुके थे हमारे चैप्टर के उस अंश की तरफ जहां भक्तिन के जीवन में उसके पति से उसका बिछोह हो जाता है और किस तरह से परिवार उसको इस दबाव में लेता है कि हम क्या करें, इसकी जायदाद के धनी बन जाएं, तो उसको दूसरा विवाह करने के लिए क्या करते हैं, एक तरह से प्रेशर डालते हैं, उस पर दबाव डालते हैं और वह बिल्कुल क्या कर देती है, मना कर देती है कि मैं कोई कुत्ती बिल्ली नहीं हूं जो कि दूसरा विवाह करूंगी और मेरा मन करेगा तो मैं विवाह करूं, नहीं तो मैं तो आपकी छाती पे रहकर ही क्या करने वाली हूँ, मूंग दलने वाली हूँ। तो आइए बच्चों आप और हम पढ़ते हैं वापस अपने उसी गद्यांश को और आप देखेंगे हाँ, मैंने ये अपना चैप्टर छोड़ा था बच्चों यहाँ पे सेंटेंस पर कि हम कुकरी बिलाई ना कोई, हमारा मन कुसाए तो हम दूसरा के जाब, नहीं तो तुम्हारे पचे की छाती पे हौरा भूंजब और राज करब, समझे रहो। और उसने ऐलान कर दिया कि वो दूसरा विवाह नहीं करेगी। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। बच्चों जैसा कि पारिवारिक कलह जब होता है तो घर में झगड़े जब होते हैं तो उसका एक ही उपाय होता है, वो हो जाता है वो होता है कि अलग हो जाना। ठीक है, अब भक्तिन भी क्या हो रही है, अपने परिवार से अलग हो रही है। तो उसने क्या किया कि उसके जो भी ससुर थे, चाची ससुर थे और न जाने कितने ही पिछली पीढ़ियों के जो ससुर थे, ससुर गणों की उपार्जित यानी उनके द्वारा अर्जित की गई जो भी जगह जमीन थी उसमें से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। यानी कि उसने क्या कर लिया, अपने पास रख लिया उस जमीन को। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। क्या देखते हैं बच्चों हम कि एक तो उसने जमीन जायदाद नहीं दी, फिर उसके ऊपर भी उसने क्या कर लिया है, देखिए गुरु बना लिया, गुरु से कान फुकवाना यानी गुरु मंत्र लेकर के शिष्या बन गई है और साथ में उसने गले में कंठी माला धारण कर ली है पति के नाम पर। जैसा कि बच्चों रूढ़ी चलती आ रही है समाज में कि किस तरह से विधवा महिलाएं पति के मर जाने के बाद अपने आप को श्रृंगार से अलग कर लेती है, उनको फिर अब केश सज्जा से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर भक्तिन भी उसी रूढ़िवादिता का पालन कर रही है, कह सकते हैं परंपरा का पालन कर रही है। क्या करती है कि उसने पति के नाम पर घी से चिकने केशों को क्या कर दिया, समर्पित कर उसने अपने सारे केश कटवा लिए जो बड़े ही चिकने थे, कभी न टलने की घोषणा कर दी और ये कहा कि नहीं, मैं अपने पति से अब क्या हो चुकी हूँ, बिछुड़ चुकी हूँ और मैं ये घोषणा करती हूँ कि मैं पूरी चरित्रवान होकर रहने वाली हूँ। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर दिए। ये देखिए भक्तिन की दूरदर्शिता है बच्चों की, वो कितनी समझदार है। उसने अपनी बेटियों के क्या कर दिए, हाथ पीले कर दिए, छोटी बेटियों के, और उन्हें ससुराल पहुंचाया। जिम्मेदार माँ है, उसने जिम्मेदारी निभाई है कि दो जो बेटियां छोटी थी उनका विवाह कर दिया, हाथ पीले कर देना यानी विवाह करना, और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया। और आपको पता है बच्चों सबसे पहले तो उसने क्या कर दिया था, अपनी बड़ी बेटी का विवाह तो पति के रहते ही कर दिया था, उसको क्या कर लिया, घर जमाई बना लिया, क्योंकि जब वो रहेगा तो कोई ना कोई एक पुरुष घर की जायदाद को क्या करेगा, संभाल सकता है। अब देखेंगे इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। अभी तक हमने ये पढ़ा दो परिच्छेदों की कहानी जिसमें उसके परिवार की विस्तार की बात हमने सुनी, समझी और हमने ये देखा कि अब उसके पति का देहांत हो चुका है, दो बेटियों की वो शादी कर चुकी है
अपने बड़े दामाद को क्या बना चुकी है, अपने घर का जो जामाता है उसको मुखिया बनाकर अपने साथ उसने रख लिया है। अब लेखिका महादेवी वर्मा कहती है इसी के साथ अब उसके जीवन के तीसरे परिच्छेद की कहानी शुरू होती है। यहाँ पे देखिए बच्चे, संस्करण परिच्छेद एक तरह से किताबों गद्यांशों से जुड़ी शब्दावली है जिसका लेखिका ने यहाँ पर प्रयोग किया है। देखेंगे कि भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। लेखिका कहती है भक्तिन अपने चरित्र से तो स्वाभिमानी थी ही, खुद भी जिद्दी थी ही, लेकिन भक्तिन का जो बच्चों भाग्य है, और भाग्य के सामने देखो दुर उपसर्ग लगाकर क्या बताया है, बुरा भाग्य है, यानी उसका जो नसीब था बड़ा ही बुरा था। इस हिसाब से वो भी क्या था, कोई कम हटी नहीं था। जितनी जिद्दी भक्तिन है उसका दुर्भाग्य उससे भी ज्यादा जिद्दी है। किसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। माँ तो विधवा ही है, अब जो बड़ी बेटी है वो भी क्या हो गई है बच्चों, विधवा हो गई। भयहू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। अब क्या हो रहा था बच्चों, आपको सबको पता है कि वैसे ही वो भाई की बहू से बड़े परेशान थे कि इसने क्या कर दिया, अपने इस जवाई को लाके हमारे सामने बिठा दिया है। अब वो जो जेठ थे, जो उसके जिठौते थे, मतलब जेठ के जो बच्चे थे, उनको बड़ा मजा आया, हाँ, कि अब हमारे क्या है, आगे का रास्ता बड़ा साफ हो गया, ना तो इसका जवाई रहा, अब इसकी जमीन जायदाद पर हम अपनी आंखें गड़ा सकते हैं। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत कहते हैं बच्चों जेठ का जो पुत्र होता है, अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। अपने ही रिश्तेदारों में से अपने एक साले को लेकर आया कि मैं क्या करवाऊंगा, अपनी बहन का विवाह करवाऊंगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि यहाँ जिठौत का जो उद्देश्य है वो भक्तिन का भला करना नहीं है, अपितु उसके पीछे उसका एक षड्यंत्र है। हम देखेंगे क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। अब जिठौत अपना साला इसलिए लेकर आया है कि वो जो साला अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, उस जेठूते को यानी जेठ के बेटे को आराम से दे सकता है। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। कहते हैं ना, जैसी माँ वैसी बेटी। तो यहाँ कहा गया है कि भक्तिन समझदार है, उसकी बेटी भी उस जैसी समझदार है। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। उसने कहा नहीं, मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। अगर बाहर का कोई लड़का आता और उससे कोई विवाह होता तो वो तो उनके प्रॉपर्टी के लिए हम कह सकते हैं कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि हो सकता है कि आने वाला लड़का कुछ अलग तरह से उनके जीवन में इंटरफेयर करता, तो ये बात तो चचेरे भाइयों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बात करेंगे, अतः यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। तो वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान ना मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। देखो, माँ बेटियां तो अपना मन क्या है पूरी तरह से काम में लगा चुकी है। भक्तिन विधवा, बेटी विधवा, और अब उनके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से काम में झोंक दिया है। लेकिन परिवार जो जेठ हैं, जो जेठ के बेटे हैं, उनके मन में कुछ ना कुछ षड्यंत्र चल रहा है। वो क्या चाहते हैं बच्चों, देखिए शब्दों की बानगी कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, वो जो साले को बुलाकर लेकर आया है जिठौता की कहावत को वो पूरी करना चाहता है, और वो वर के समर्थन के लोग हैं, इसलिए वो क्या चाहते हैं, किसी न किसी प्रकार कुछ ऐसा हो जिससे क्या हो, पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे कि ऐसा हम क्या करें जिससे इस विधवा लड़की को मजबूर होकर इसको क्या करना पड़े, अपना पति मानना पड़े। बच्चों ये देखिए कि जब घर वाले ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं तो हमारे साथ परिस्थितियां और भी क्या हो जाती है, असुविधाजनक हो जाती है और हमारी मुश्किलें बढ़ जाती है। अब यहाँ पे भक्तिन और भक्तिन की बेटी दोनों की मुश्किलें और अधिक बढ़ने वाली है। देखते हैं, एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। माँ तो थी नहीं भक्तिन घर पे, वही कौन, जिठौत जो अपना साला लेकर आया, उस लड़के ने क्या कर लिया, उसी के लिए शब्द आया वर महाशय। उसने बेटी की कोठरी में वो घुस गया है और भीतर से उसने क्या कर लिया, द्वार बंद कर लिया। और उसके समर्थक
यानी उसका फेवर करने वाले जितने भी लोग थे वही उसके परिवारजन गांव वालों को बुलाने लगे। अब आपको समझ में आ रहा है ये षड्यंत्र कि ये उनकी सोची समझी हुई बच्चों चाल थी। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, उसको लगा कि किस तरह से जबरदस्ती मेरे कमरे में आ सकता है। उसने क्या किया, उस डकैत को मरम्मत करना यानी आप समझ गए हैं कि उसकी पिटाई की है और उसने क्या किया, कुंडी खोली। तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था, वह निमंत्रण पाकर भीतर गया। लड़का तो झूठा था, लोगों का सिखाया हुआ था, तो उसने जाके क्या बोला, इस लड़की ने मुझे बुलाया तब मैं यहाँ आया हूँ। और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। और लड़की ने क्या कहा, अगर मैं इसे बुलाती तो इसके गाल पर देखो मेरी 5 उंगलियों का निशान लगा है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रेम से बुलाती तो इसके गालों पे यूं चांटे नहीं लगाती। वो कह रही थी, देखो इसके गाल देखो, मैंने इसके गाल पे जो चांटे मारे वो बताएंगे कि मैंने इसको बुलाया है या इसको चांटे मारे हैं। देखेंगे हम। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी, यानी बिल्कुल न्यायपूर्वक क्या हो जाए, निर्णय हो जाए, इसलिए पंचायत बैठी और सबने फिर सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। बच्चों, गांव में जब पंचायत इकट्ठी होती है तो निश्चित रूप से वो अपना निष्कर्ष तो कुछ निकालेगी ही। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो भी समस्या पंचों के सामने आई है, वो कह रहे हैं कि इस समस्या के मूल में कारण क्या है भाई, ये कलयुग है। कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है लड़की ने बुलाया हो सकता है कि लड़का गलत हो, लेकिन इसको क्या मान लिया गया, एक कलयुग को इसका कारण बताया गया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में से एक सच्चा हो या दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले हैं तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। और आपने देखा होगा कि गांव में पंचों की बड़ी भूमिका होती है। तो पंचों ने ये निर्णय ले लिया क्या, कि हमने तो दोनों को ही कोठरी से बाहर निकलते देखा, हो सकता है ये दोनों सच्चे भी हों, हो सकता है दोनों झूठ भी हों, लेकिन जिस कंडीशन में इनको देखा गया कि आए तो दोनों कोठरी से बाहर हैं, तो अपीलहीन फैसला हुआ, यानी कि लड़की की सुनवाई ढंग से नहीं की गई। और उन्होंने क्या निर्णय लिया कि अगर आप इस दोष का परिमार्जन करना चाहते हो, ये जो घटना घटी है उसको सुधारना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, इस कलयुग में आपको क्या करना पड़ेगा, पति पत्नी के रूप में रहना तो हो अब पड़ेगा ही। आपको पता है गांव में छोटी छोटी बातों का बच्चों बतंगड़ बन जाता है, और स्त्री के चरित्र को लेकर बहुत सारी जब बातें होने लगती है तो ये एक तरह से निर्णय लिया गया है, किसके द्वारा, पंचों के द्वारा। देखेंगे हम आगे। अपमानित बालिका ने ओट काट कर लहू निकाल लिया। जब हमें गुस्सा आता है ना बच्चों, जब हमारा किसी पर जब जोर नहीं चलता तो वो जोर स्त्री का अपने ऊपर ही चलता है। और उसको इतना गुस्सा आया कि गुस्से गुस्से में उसने अपना क्या कर लिया बच्चों, ओट काट लिया दांतों से। और आप देखेंगे कि ओट काट कर लहू निकाल लिया, उसके होठों में से खून आने लगा। और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। आग्नेय नेत्र का अर्थ होता है बच्चों अग्नि भरे नेत्रों से, यानी उसके भीतर क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। किसके भीतर, भक्तिन के भीतर। क्योंकि भक्तिन की बेटी ने जब पहले उसे रिजेक्शन दे दिया कि मुझे तो ये पसंद ही नहीं है, मैं इससे विवाह नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आज जो घटना परिवार लोगों के कह सकते हैं ना सहयोग से जो घटित हुई है, तो कहीं ना कहीं उससे उसकी बेटी की बदनामी भी हुई है और कहीं ना कहीं उसको जबरन इसका कहना मानना पड़ रहा है, इस पंचायत का फैसला सुनना पड़ रहा है। तो यहाँ पे भक्तिन को बहुत तेज गुस्सा आया है, इसलिए यहाँ पे देखो शब्दों का प्रयोग हुआ है, आग्नेय नेत्र, आग बरसाने वाली आंखें। बात करेंगे। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर पीतल लड़ाता था। देखिए ये रिश्ता तो वैसे भी अच्छा नहीं था शुरू से ही। अब ये लड़का क्या है, पहले तो कुछ वैसे ही आवारा था, अब इसके पास इतनी संपत्ति आ गई है, अब ये क्या कर रहा है, और ज्यादा आजाद हो गया है और बेकार हो गया है। तो वो गांव में क्या करता है, घूमता ही रहता है। और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। जिसके साथ हमारा मन ना मिले तो उसके साथ रहना भी क्या होता है, अजीबोगरीब घटना होती है। तो यहाँ ये कहा गया है बच्चों कि विवश, विवश यानी मजबूर होकर वो क्या करती थी, गुस्से में हमेशा जलती रहती थी।
इतने यत्न से संभाले वे गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में, पारिवारिक द्वेष यानी लड़ाई झगड़ों में बच्चों, ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। अब जो लगान दी जाती, जो कर दिया जाता है खेतों का, ठीक है, वो लगान भी वसूल नहीं कर पाती। कौन? भक्तिन। सुख से रहने की कौन कहे? देखो, सुख की बातें तो पूरी तरह छोड़ ही दो, अब भक्तिन और उसकी बेटी के जीवन में सुख तो रहा ही नहीं है जब से ये दामाद आया है। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। अब देखो, यहाँ पे महादेव वर्मा ने बच्चों गांव की संस्कृति, जमींदारों की लगान वसूली पर भी क्या कह सकते हैं, प्रकाश डाला और ये बताया है कि जब लगान सही समय पर नहीं चुकती थी तो जमींदार लोग क्या करते थे, आर्थिक दंड के साथ साथ शारीरिक दंड भी दिया करते थे। तो यहाँ पर देखिए, भक्तिन जो कि बड़ी स्वाभिमानी स्त्री है, उसको शारीरिक दंड भोगना पड़ रहा है। और क्या किया है कि उसको दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा गया है। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया और यह अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि वो बड़ी कर्मवीर स्त्री थी। वो अपना काम करके, परिश्रम करके सब कुछ स्थिति को बदल सकने वाली थी, लेकिन यह अपमान उसको पसंद नहीं आया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। जब उसको गांव में इतना अपमानित होना पड़ा कि उसको लगान वसूली के लिए पूरे दिन धूप में खड़ा रहना पड़ रहा है, तो बच्चों उसने क्या किया, मन ही मन ये संकल्प ले लिया कि मैं क्या करूंगी, कमाने के लिए अब गांव छोड़कर क्या करूंगी, शहर चली जाऊंगी। यहाँ वो विवश हो गई अपने गांव को छोड़ने के लिए। और इस विवशता का जो सारा कारण है बच्चों, उसका परिवार है, क्योंकि उसके जेठ और जेठ के बच्चों ने जो षड्यंत्र मिलकर रचा है, जिससे माँ और बेटी का जीवन क्या हो गया बच्चों, बड़ा ही दुखदायी हो गया है। बात करेंगे, घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढाके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः हो सकता है अंतिम परिच्छेद का जो अंत हुआ, उसकी इति अभी दूर है। ये देखिए बच्चों, ये महादेवी लेखिका महादेवी वर्मा की लेखनी, वो क्या कहना चाहती है, घुटी हुई चांद यानी जो उसका मुंडन किया हुआ सर है, उसके ऊपर उसकी मोटी, उसकी धोती यानी इसकी साड़ी कैसी है, मोटी है, मैली है, उसने उससे सर को ढक रखा है और सर को इस तरह से ढक रखा है कि सिर्फ और सिर्फ उसके कान ही बाहर दिखते हैं। भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, यानी मेरे यहाँ जो वो नौकरी करने के लिए आई, वो जब सेविका बनने के लिए आई है, तब उसके जीवन के चौथे, अब उसके जीवन का क्या हो रहा है बच्चों, चौथा परिच्छेद शुरू होता है। और लेखिका ये भी कहती है कि हो सकता है ये अंतिम परिच्छेद है, अब जो शुरू हो रहा है उसकी इति अभी दूर है, यानी वो बहुत जल्दी अभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इस दौर में लेखिका क्या कहेगी, अपने साथ उसके जीवन की कैसी कथा शुरू होती है, इसके विषय में हमें बताने वाली है। देखेंगे बच्चों आगे, भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया। अब भक्तिन जो दिखती है, देखिए प्रश्न आपके कहीं से भी बन सकते हैं, व्याख्या के लिए भी, प्रश्नोत्तर के लिए भी। तो आप देखेंगे कि भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण, दिखने में ऐसा लगता है गृहस्थ भी है, गृहस्थ यानी जो कि घर बार को देखने वाली महिला हो, और साथ में देखिए वैरागी, वैरागी का अर्थ होता है कोई वैरागिनी हो, कोई साध्वी हो, ठीक है। अब दोनों का मिला जुला रूप है, थोड़ी गृहस्थ लगती है, थोड़ी साध्वी लगती है। मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उसको लगा कि अगर ये साध्वी है, ठीक है, तो क्या ये नित्य खाना बनाती होगी, क्या इनको खाना बनाना आता होगा? उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़कर और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ये कौन बड़ी बात आई? ये कौन सी बड़ी बात है? रोटी बनाई जानित है, दाल रांध लईत है, साग भाजी छौंक सकित है, और बाकी का रहा। उसने अपनी स्थानीय भाषा में कहा, कौन सी बड़ी बात है खाना बनाना, क्या कर लेती हूँ।
रोटी बना लेती हूँ, दाल बना लेती हूँ, साग भाजी यानी हरी सब्जियां वो छौंक लेती हूँ। और खाना बनाना क्या कोई बड़ी बात है? दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर, अब देखिए यहाँ पे दिनचर्या शुरू हुई है भक्तिन की। दूसरे ही दिन तड़के तड़के यानी सुबह सुबह सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र करके पहनी। यानी लेखिका ने जो धोती दी थी साड़ी, उसको क्या किया, जल की कुछ बूंदे चिपकी और पवित्र करके पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। यानी वो उसने अपने सुबह सुबह की दिनचर्या को प्रारंभ किया है। अभिनंदन किया 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत, जैसा कि 2 मिनट नाक दबाकर वो जो योग की प्रक्रिया करती है, ठीक है, जप किया उसने। और कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा तय कर चौके में प्रतिष्ठित हुई। उसने बता दिया कि ये मेरा चौका है, यानी मेरे रसोई घर का क्षेत्र है। तब मैंने समझ लिया कि सेवक का साथ टेढ़ी खीर है, इसके साथ रहना आसान नहीं है। अपने भोजन के संबंध में मैं नितांत वीतराग होते हुए भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ। लेखिका कहती है वैसे मुझे खाने पीने का बहुत शौक नहीं है, मैं वीतराग हूँ, अर्थात मेरी खाने पीने में रुचि नहीं के बराबर है, ठीक है। फिर भी मेरे घर वाले ये जानते हैं कि पाक विद्या के लिए मैं परिवार में प्रख्यात हूँ, लेकिन भोजन बनाने की जो कला है उसमें मैं बड़ी प्रसिद्ध हूँ। परिवार के सभी लोग जानते हैं खाती कम है लेकिन खाना बड़ा ही अच्छा बनाती है। और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। नेचुरल सी बात है, आप भी बहुत अच्छा खाना बनाते हो, मैं भी बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। जब आप बनाओगे तो मैं उसमें अपनी कुछ ना क्या करूंगी, नुक्ताचीनी का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मैं उसमें इंटरफेयर तो करूंगी ही करूंगी, कम ज्यादा करूंगी ही करूंगी, ठीक है। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष की खिंची हुई रेखा के सामने दुर्लंघ्य हो गई। लेकिन पता चल गया है किसको, महादेवी वर्मा को। ये सारी बातें भक्तिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो जब भोजन बनाती है वो किसी को कुछ छूने भी नहीं देती है। और ये बात दिमाग में सेट हो गई किसके, महादेवी वर्मा के, कि नहीं, भक्तिन के व्यवहार के अनुसार, नेचर के अनुसार अब उसके काम में इंटरफेयर करना बिल्कुल सही नहीं है। तो वो कहती हैं कि अब उसने जो कोयले की रेखा जो खींची थी वो महादेवी वर्मा के लिए क्या हो गई है, लक्ष्मण के धनुष की खिंची हुई रेखा के समान दुर्लंघ्य हो गई है। यानी अब वो बिल्कुल उस रेखा को पार करके उस रसोई तक नहीं पहुंचती है, चौके तक नहीं पहुंचती है, अपितु उनको बाहर ही रहना पड़ता है। निरुपाय, जब कोई उपाय ही नहीं है, अपने कमरे में बिछौना में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। लेखिका कहती है जब वो मुझे रसोई में घुसने नहीं देती, मैं वहां जा नहीं सकती, जब कोई उपाय मेरे पास नहीं होता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने कमरे पर अपने बिस्तर पर पढ़ करके कोई किताब सामने जब रख लेती हूँ तो किताब मेरे सर पर आ जाती है। मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। और लेखिका के दिमाग में भक्तिन का चित्र आता है कि किस तरह से वो चौके में किस पर बैठी है, पीढ़े पर बैठी है, ठीक है। इसी के साथ देखिए बच्चों, हाँ तो देखेंगे बच्चों कि भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर पहले से ही भक्तिन ने जो बना दी है सीमाएं, निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, जैसे कि भक्तिन ने जो दिशा निर्देश दिया है कि आपको कहाँ बैठना है, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से बहुत ही खुश होकर के लबालब दृष्टि, उसकी आंखों में जो प्रेम स्नेह, देखो लबालब यानी भरा हुआ, आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चिक्कीदार 4 रोटियां रखकर
उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। ये बताया है सर्व करने का तरीका। लेखिका कहती है कि आज देखो उसने कैसे मुझे भोजन परोसा है। और कैसे भोजन परोसा है कि भक्तिन बड़ी प्रसन्न है और प्रसन्नता में एकदम उसकी आंखें बता रही है कि आत्म संतुष्टि भी झलक रही है। और उस आत्म संतुष्टि में वो पूरी डूब करके मुस्कुरा जब रही है तो उसके साथ उसने क्या किया, मेरी फूल की थाली, लेखिका की एक पर्टिकुलर थाली है जिसमें वो भोजन करती है, जिसमें फूल बने हुए हैं, ठीक है। एक अंगुल मोटी रोटी, देखो बच्चों ये आपकी उंगली का आकार, एक उंगल यानी कि रोटी का साइज कैसा है, बड़ा ही मोटा। आज पहले दिन उसने जो रोटियां बनाई है लेखिका बता रही है रोटियां बड़ी ही मोटी बनी है। और एक उंगल मोटी और गहरी काली चित्तीदार रोटियां कैसी है, कैसी गहरी काली, हल्की काली नहीं है, गहरी काली जिसपे चक्के पड़े हुए हैं। रख कर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। 4 रोटियां रख दी गई, इसमें गाढ़ी दाल किसने डाल दी है, भक्ति ने डाल दी है। पर जब उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए, तुषारापात यानी एक तरह से पूरे उत्साह को समाप्त कर देना, तुषार का अर्थ होता है बच्चों बर्फ गिरा देना, ठीक है ना। मैंने रुआंसे भाव से कहा, रोते हुए से कहा, अरे ये क्या हो गया है ना, ये क्या बनाया है। तब वह हतबुद्धि हो गई। लेखिका ने प्रश्न किया, अरे ये क्या बनाया है। अब उसकी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही है। देखेंगे हम, रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खड़ी हो गई है, यानी कोशिश ऐसी की गई थी कि इतना अच्छा बनाऊं कि रोटियां क्या हो गई, थोड़ी कड़ी सी हो गई पर अच्छी हैं। तरकारियां थी, ऐसी बात नहीं, सब्जियां लाई हुई थी, पर जब दाल बनी है तब उसका क्या काम। भक्ति ने खुद ही फैसला कर लिया है कि जब दाल है तो तरकारी की आवश्यकता ही कहाँ है। शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेखिका कहती है कि मुझे दूध और घी पसंद नहीं है, नहीं तो सब ठीक हो जाता। नहीं तो हो सकता है कि ये जो भक्ति ने या तो मुझे दूध से खाना खिला देती चपाती, या फिर मुझे घी से खिला देती। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जाए। उसके पास दूसरा और विकल्प है कि अगर दूध घी अच्छा नहीं लगता है तो अब देखिए विकल्प में क्या है, अमचूर है और लाल मिर्च की क्या हो सकती है, चटनी पीसी जा सकती है। उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी, गुड़ से भी खाना खाया जा सकता है। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, और वो कहती कि शहर के लोग ऐसी कौन सी अजीबोगरीब चीज खाते हैं, ठीक है। फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं है। भक्ति ऐसा मानती है कि मैं कोई अनाड़ी स्त्री नहीं हूँ, ना ही मैं असभ्य हूँ, कोई फूहड़ थोड़ी हूँ। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। वो कहती है कि बेशक आपको मेरा खाना बनाया हुआ बहुत पसंद आएगा। और उसने ये बात भी बताई है कि जब मैं अपने परिवार में रहा करती थी तो मेरे जो ससुर है, ससुर में देखो यहाँ पे पितिया ससुर यानी जो कि मेरे ससुर के भी क्या है पिता हैं, उसके साथ अजिया ससुर यानी जो मेरे चाची ससुर है, उन्होंने क्या किया है, मेरी पाक कला की बड़ी प्रशंसा की है और न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। और मौखिक प्रमाण पत्र का मतलब है वो बातें याद करती हुई प्रशंसा में जो कुछ बातें कही गई थी उनके द्वारा, वो सारी बातें किसको बताती हैं, वो महादेवी वर्मा को बताती है। तो बच्चों आज हमने ये पढ़ा कि लेखिका महादेवी वर्मा यह बताती है कि किस तरह से पहले दिन वो अपनी रसोई में प्रवेश करती है, उसकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है, पहले दिन का भोजन उन्होंने कैसे बनाया है, महादेवी की कैसी उसके प्रति प्रतिक्रिया रही है, और वो खुद अपने आप को क्या कहती है कि मैं बहुत ही सभ्य हूँ, मैं कोई फूहड़ नहीं हूँ, और मेरी पाक कला के लिए मेरे परिवार में मेरे ससुर के द्वारा और ससुराल के लोगों के द्वारा उसकी बहुत तारीफ की गई है। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम फिर गद्यांश को आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए नमस्कार।